अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है एसएससी जीडी हिंदी क्लासेस 2026 का सुपर सेट 06। और मैं बता दूं, ये सिर्फ कुछ सवाल जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो नोट्स हैं जो असल में परीक्षा में सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय कर सकते हैं। हमारा मिशन भी सिर्फ जवाब बताना नहीं है, बल्कि हर सवाल के पीछे जो लॉजिक है, जो नियम है, उसे समझना है, ताकि इनसे मिलता जुलता कोई भी सवाल आ जाए तो आप फंसे नहीं। और शुरू करने से पहले एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, मेहनत वो शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वो दहाड़ता है। तो चले आज की वैचारिक दहाड़ शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए। ठीक है, तो इस खजाने को खोलते हैं। हमारे नोट्स का जो पहला हिस्सा है वो शब्द ज्ञान और व्याकरण की नींव पर है। और पहला ही सवाल बड़ा मजेदार है, लक्ष्य शब्द के अनेकार्थक रूप के बारे में। हाँ, ये सवाल दिखने में बहुत आसान है, पर यह भाषा की गहराई दिखाता है। इसका सही जवाब है निशाना और उद्देश्य। निशाना और उद्देश्य। हाँ, लेकिन यहां रुकना नहीं है। सोचिए, ये दोनों शब्द कितने अलग हैं। एक है निशाना, मतलब एक फिजिकल टारगेट, जैसे चिड़िया की आंख जिस पर अर्जुन ने तीर चलाया था। अच्छा, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा है उद्देश्य। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एम। ये वो लक्ष्य है जिसे आप मन में साधते हैं। मतलब एक बाहरी दुनिया का लक्ष्य और एक भीतरी दुनिया का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक ही शब्द के दो आयाम हैं। परीक्षा में जब ऐसे शब्द आते हैं ना, तो सिर्फ रटना काम नहीं आता, उनके दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। वाह, ये तो सोचने का बहुत अच्छा तरीका है। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है तत्सम शब्द। सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? और नोट्स के हिसाब से जवाब है सप्तशती। जी, तत्सम मतलब तत् प्लस सम। उसके समान। हाँ, किसके समान? संस्कृत के समान। ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से, मतलब बिना किसी बदलाव के, सीधे हिंदी में आ गए। सप्तशती ऐसा ही एक शब्द है। तो इसका जो बदला हुआ रूप है जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होगा? इसका तद्भव रूप है सतसई, जैसे बिहारी सतसई। और देखिए, इस पीडीएफ में एक बहुत काम की लिस्ट भी दी है। हाँ, मैंने देखी। शर्करा, जो कि तत्सम है, वो बदलते बदलते हमारी आम भाषा की शक्कर बन गई। होलिका से होली हो गया। और मौक्तिक जैसा भारी भरकम शब्द आज का खूबसूरत मोती बन गया है। अरे वाह, ये तो शब्दों का पूरा इतिहास जानने जैसा है। मजेदार है ना? अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जहां सच कहूं तो अक्सर उलझन होती है, क्रिया। सकर्मक और अकर्मक। हाँ, सवाल है उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या है? इसका जवाब है उठना। अब यहाँ सकर्मक और अकर्मक के फेर में कई लोग फंस जाते हैं। मैं इसे समझने का एक बहुत सरल तरीका बताता हूँ। बताइए प्लीज। आप बस क्रिया से एक सवाल पूछिए, क्या या किसको। अगर जवाब मिल जाए तो वो सकर्मक है, जैसे क्या उठाया। जवाब मिलेगा किताब उठाई, बैग उठाया। बिल्कुल। जवाब मिल रहा है, मतलब ये सकर्मक है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई। उठना और उठाना सुनने में लगभग एक जैसे हैं, तो परीक्षा के दबाव में तो गलती हो सकती है। कोई आसान सी ट्रिक है जिससे ये हमेशा याद रहे? बहुत अच्छा सवाल है। ट्रिक ये है, देखिए कि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है। जब आप कुछ उठाते हैं तो उसका असर उस चीज पर पड़ता है जिसे उठाया गया, मतलब किताब पर, बैग पर। ठीक है। लेकिन जब आप खुद उठते हैं तो क्रिया का पूरा असर सिर्फ आप पर, यानी कर्ता पर ही रहता है। कोई बाहरी कर्म तो है नहीं। अच्छा। सोना, रोना, हंसना, गिरना, इन सब क्रियाओं का असर कर्ता पर ही होता है, इसलिए ये अकर्मक हैं। आप ये नहीं पूछ सकते कि क्या सोया या क्या रोया। अरे वाह, अब ये हमेशा के लिए स्पष्ट हो गया। मतलब जहां क्रिया का असर खुद पर हो वो अकर्मक। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। चलिए अब सर्वनाम की दुनिया में चलते हैं। एक वाक्य है, मैं स्वयं चला आऊंगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। निज का मतलब ही होता है अपना या सेल्फ। अच्छा। ये सर्वनाम ये बताता है कि काम का असर घूम फिरकर कर्ता पर ही पड़ रहा है। इसकी पहचान तो बहुत आसान है। जहां भी कर्ता अपने लिए स्वयं, खुद, निजी, अपने आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो बस समझ जाइए कि वो अपनी निजता की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो व्याकरण की नींव थी। अब जब नींव मजबूत हो गई है तो चलिए दूसरे भाग पर चलते हैं, शब्दावली और वाक्य संरचना। जी।
यहाँ कुछ और तत्सम शब्द दिए गए हैं, जैसे शीश का तत्सम रूप शीर्ष बताया गया है। जी, और सितार का तत्सम है सप्ततार। ये तो इसके नाम में ही छिपा है। सप्त यानी सात और तार 7 तारों वाला वाद्य यंत्र। बिल्कुल। इसी तरह साला का तत्सम रूप है शालक। ये शब्द अक्सर परीक्षाओं में आते हैं क्योंकि ये रोजमर्रा की भाषा से थोड़े अलग हैं। सही बात है। अब आते हैं काल यानी टेंस पर। वाक्य है हो सकता है वो आया हो। इसमें संभावना है तो ये संभाव्य वर्तमान काल हुआ, लेकिन एक संदिग्ध वर्तमान काल भी होता है। इन दोनों में क्या क्या बारीक सा फर्क है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यहीं पर गलती होती है। संभाव्य में हम एक संभावना जताते हैं। इसके लिए अक्सर हो सकता है, शायद, संभव है जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे शायद आज बारिश हो। ठीक है, एक उम्मीद या आशंका। और संदिग्ध? संदिग्ध में शक या संदेह का भाव होता है और उसकी बनावट भी अलग होती है। जैसे राम पढ़ता होगा, यहाँ आप पक्के तौर पर नहीं जानते, बस अनुमान लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी पहचान है क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे का आना। तो संभाव्य में संभावना है, संदिग्ध में संदेह है। बहुत बढ़िया, ये अंतर अब साफ हो गया। अगला सवाल विशेषण से है। वाक्य है कोई आदमी आया है। यहाँ पर कोई शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या हमें पता है कि कौन आदमी आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अनिश्चितता है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक विशेषण है। अगर यहाँ होता वह आदमी आया है तो वह निश्चित हो जाता और निश्चयवाचक कहलाता। बिल्कुल। अब एक पर्यायवाची शब्द है वागेश्वरी। ये किसे कहते हैं? वाक का अर्थ है वाणी और ईश्वरी का अर्थ है देवी। तो वागेश्वरी हुई वाणी की देवी यानी मां सरस्वती। हाँ, शारदा, हंसवाहिनी, वीणापाणी। बिल्कुल। यहाँ स्मार्ट स्टडी ये है कि हम बाकी विकल्पों को भी देखें। जैसे कमला मां लक्ष्मी का नाम है, उन्हें रमा और विष्णुप्रिया भी कहते हैं। और एक शब्द प्रेमदा भी है। जी, प्रेमदा का अर्थ है प्रेमिका या माशूका। तो देखिए, एक ही सवाल ने हमें 3 अलग अलग भावनाओं से जुड़े शब्दों का समूह सिखा दिए। यही तो तैयारी का सही तरीका है। बिल्कुल। चलिए अब जरा प्रशासनिक और कानूनी भाषा की गलियों में घूमते हैं। हमारे नोट्स का तीसरा भाग इसी पर है। जी। वाक्यांश के लिए एक शब्द का सवाल है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। इसे कहते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। हाँ, प्लीज समझाइए। जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ती है तो सरकार एक अस्थायी कानून जारी करती है। यही अध्यादेश कहलाता है। ईमानदारी से कहूँ तो अधिनियम और अध्यादेश में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्या आप इसे और सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, अधिनियम यानी एक्ट एक पक्का कानून है जो संसद में पूरी बहस और वोटिंग के बाद बनता है। ठीक है, एक स्थायी चीज। हाँ, जबकि अध्यादेश एक तरह का इमरजेंसी या कहिए शॉर्टकट वाला कानून है जिसे बाद में संसद से पास करवाना जरूरी होता है, वरना वो खत्म हो जाता है। अच्छा। तो अधिनियम पक्का मकान है और अध्यादेश टेंट जैसा है जरूरत के लिए। वाह, ये उदाहरण तो कमाल का है। अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसी से जुड़े 2 और शब्द हैं, अधियाचना और अधिसूचना। अधियाचना का मतलब है अधिकार पूर्वक कुछ मांगना, और अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन वो सरकारी जानकारी है जो राजपत्र मतलब गैजेट में छपती है ताकि वो आधिकारिक हो जाए। बिल्कुल। ये चारों शब्द प्रशासन की रीढ़ हैं। बहुत खूब। अब आते हैं विलोम शब्दों पर। लुप्त का विलोम क्या होगा? लुप्त यानी जो गायब हो, छिपा हो। तो इसका विलोम होगा व्यक्त यानी जो प्रकट हो, जाहिर हो। ठीक है। और लिप्त? लिप्त मतलब किसी काम में पूरी तरह डूबा हुआ। इसका विलोम होगा निर्लिप्त या अलिप्त, मतलब जो किसी भी चीज से प्रभावित न हो, अलग थलग रहे। अब कुछ कानूनी शब्द है जो मुकदमों में इस्तेमाल होते हैं। अभियुक्त, अभियोगी और प्रतिवादी। इनमें अक्सर गड़बड़ हो जाती है। चलिए इसे कहानी की तरह समझते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मान लीजिए ए ने बी पर चोरी का आरोप लगाया और केस दर्ज किया। तो ए जिसने अभियोग लगाया वो हुआ अभियोगी यानी प्लेंटिफ। ठीक है। बी जिसके विरुद्ध केस हुआ वो हुआ प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट। अच्छा। अब जब पुलिस जांच करती है और कोर्ट में केस चलता है तो बी को अभियुक्त यानी अक्यूज्ड कहा जाएगा, मतलब जिस पर आरोप है। तो अभियोगी शिकायत करता है, प्रतिवादी बचाव करता है और अभियुक्त वो है जिस पर मुकदमा चल रहा है। बस
इस कहानी से तो तीनों किरदार एकदम साफ हो गए। अब एक मजेदार मुहावरे पर आते हैं, काफूर होना। इसका सीधा सा मतलब है भाग जाना या पलक झपकते ही गायब हो जाना। जैसे फुर से उड़ जाना। बिल्कुल। मुझे याद है बचपन में हम जब कोई शरारत करते थे और पिताजी की आवाज सुनते थे तो सारे दोस्त 1 सेकंड में काफूर हो जाते थे। इसका गदर या लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं, वाक्य शुद्धि और गद्यांश, जहां असली परीक्षा होती है। पहला है संधि विच्छेद, ऋग्वेद। इसका विच्छेद है ऋग प्लस वेद। यहाँ व्यंजन संधि का एक बहुत ही तार्किक नियम काम करता है। क्या नियम है? नियम कहता है कि अगर किसी वर्ग का पहला अक्षर जैसे क, च, ट, त, प किसी होश वर्ण के साथ मिलता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ऋग्वेद में ग तीसरा अक्षर है। विच्छेद करते समय ये वापस अपने पहले अक्षर क में लौट जाता है। क्या इसका कोई और उदाहरण है जिससे ये नियम और पक्का हो जाए? वाक प्लस ईश, यहाँ भी ग वापस क में बदल गया। और ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये ध्वनि विज्ञान से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, क और ग दोनों गले में एक ही जगह से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। जब क के बाद कोई घोष वर्ण आता है तो बोलने में आसानी के लिए वो नरम होकर ग बन जाता है। इस लॉजिक को समझने से ये नियम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये तो बहुत गहरी बात बताई आपने। अब वाक्य रचना पर आते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? संयुक्त वाक्य की आत्मा है स्वतंत्रता। इसमें 2 या 2 से ज्यादा ऐसे उपवाक्य होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं और उन्हें और, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है। बिल्कुल। ये योजक 2 बराबर की ताकत वाले वाक्यों को जोड़ते हैं। अगला एक रिक्त स्थान है। रूस में एक बार हुई, जाहिर है यहाँ क्रांति आएगा। जी, क्रांति। अब आते हैं वाक्य शुद्धि पर। अशुद्ध वाक्य है, वह सारी रात भर पढ़ता रहा। ये गलती तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, सुनने में तो ये ठीक ही लगता है। इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें है पुनरुक्ति दोष, मतलब एक ही बात को 2 बार कहा गया है। सारी का मतलब भी पूरी है और भर का मतलब भी पूरे समय है। अच्छा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते? नहीं, ये ऐसा ही है जैसे कहना मैं वापस लौट कर आया। लौटना और वापस आना तो एक ही बात है। तो शुद्ध वाक्य होगा वो सारी रात पढ़ता रहा, या वो रात भर पढ़ता रहा। बिल्कुल। अब समझा। ये तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। अगला है गो शब्द के अर्थ। ये तो बड़ा व्यापक शब्द है। बहुत ज्यादा। गो के कई अर्थ हैं। गाय, नदी, इंद्रिय, पृथ्वी, बाण, आंख। ये एक अनेकार्थी शब्द है। हमारे नोट्स में दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका अर्थ गाय, नदी और इंद्रिय है, लेकिन गज नहीं है। क्योंकि गज का अर्थ हाथी होता है। जी। एक और वाक्य शुद्धि का सवाल है। सही वाक्य है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। इसमें क्या लॉजिक है? यहाँ लॉजिक एक शब्द की जगह पर है। जोर किस पर है? दुकान पर। दुकान एक है। अगर हम कहते मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है तो इसका मतलब ये निकलता है कि हलवाई एक है, जबकि उस दुकान में कई लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल। वाक्य का सही अर्थ यही है कि दुकान एक है, इसलिए एक शब्द दुकान के ठीक पहले आना चाहिए। क्या बात है! हिंदी व्याकरण कितना सटीक है। अब एक समूहवाचक संज्ञा का सवाल है। ऊंटों का जा रहा है। ऊंटों के समूह को काफिला कहते हैं, नावों और जहाजों के समूह को बेड़ा कहते हैं और लोगों के समूह को जत्था कहते हैं। हाँ, खासकर तीर्थयात्रियों या आंदोलनकारियों का। जी। और यहाँ एक वर्तनी की बात भी ध्यान देने लायक है। कारवां शब्द में अनुस्वार यानी बिंदी आती है, चंद्र बिंदु नहीं। और अब एक लोकोक्ति है, का बरखा जब कृषि सुखाने। यह लोकोक्ति सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह टाइम मैनेजमेंट का एक सबक है। इसका सीधा सा अर्थ है, जब फसल सूखी गई तो बारिश का क्या फायदा। मतलब समय निकल जाने पर मिली हुई मदद बेकार है। बिल्कुल। ये हर परीक्षार्थी के लिए एक बड़ी सीख है कि सही समय पर सही तैयारी करनी चाहिए, आखिरी दिन का इंतजार नहीं। बिल्कुल सही। अब हम 5वें और अंतिम भाग पर आते हैं, गद्यांश, जिसका विषय है नैतिक मूल्यों का पतन। मैं एक एक करके रिक्त स्थान वाले वाक्य पढ़ती हूँ। जरूर। पहला, आज समाज में अपराध और दिखाई देते हैं। यहाँ बुराइयां आएगा, क्योंकि क्रिया देती हैं बहुवचन है, इसलिए बुराई का बहुवचन रूप बुराइयां ही सही होगा। ठीक है। दूसरा, नैतिक मूल्यों का हो रहा है। यहाँ पतन शब्द आएगा, जिसका अर्थ है गिरावट या डिक्लाइन।
तीसरा, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है। इसका मूल कारण है। गद्यांश के अनुसार इसका मूल कारण है प्रेम का न होना। प्रेम की कमी ही बाकी सारी समस्याओं की जड़ है। और चौथा, शत्रुता, हिंसा, द्वेष आदि का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। यहाँ विकारों शब्द सबसे उपयुक्त है। ये सब मानसिक विकार या बुराइयां हैं जो प्रेम न होने पर पैदा होती हैं। और गद्यांश का अंत इस सकारात्मक नोट पर होता है कि अच्छाइयों का उद्भव प्रेम के होने से होता है। इससे जुड़ा एक वर्तनी का सवाल भी है, सादृश्य या सदृश्य, कौन सा सही है? सही शब्द है सादृश्य। सदृश एक विशेषण है जिसका अर्थ है के जैसा, लेकिन जब हम संज्ञा की बात करते हैं यानी समानता का भाव, तो सादृश्य शब्द का प्रयोग होता है। तो ये था हमारे सुपरसेट 06 का एक एक बिंदु पर विश्लेषण। अब बारी है गृह कार्य की। आज का गृह कार्य भी वर्तनी से ही जुड़ा है। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है और शब्द है कर्मनाशा। अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, डाउट्स को खत्म करना शुरू करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान परीक्षा में सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। चलिए आज की चर्चा का सार देख लेते हैं। व्याकरण में हमने सकर्मक अकर्मक क्रिया का असर वाला लॉजिक समझा और सारी रात भर जैसी आम गलती को पहचाना। शब्दावली में हमने ऋग्वेद के संधि विच्छेद के पीछे का ध्वनि विज्ञान देखा और वो प्रशासनिक शब्दों के बीच का पक्का मकान और टेंट वाला फर्क समझा। हाँ, अध्यादेश और अधिनियम। अंत में बस यही कहूंगी, मेहनत करते रहो, दहाड़ते रहो और एक सवाल अपने मन में जरूर सोचिएगा, क्या भाषा के नियम सिर्फ रटने के लिए हैं या वे हमें सोचने और दुनिया को देखने का एक नया तरीका भी सिखाते हैं? बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।